वेलकम टू डे 2 ऑफ CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग CCNA का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है OSI मॉडल। OSI मॉडल आपके स्टडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, चाहे आप CCNA से CCI के लिए जा रहे हो या फिर आप किसी दूसरे टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी सीखने जा रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट सीखने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर डोमेन में जा रहे हो, कहीं भी हर टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी OSI मॉडल के ऊपर ही डिपेंड है। तो आपको अपनी स्टडी में, टेक्निकल स्टडी में, राइट, जब भी हम टेक्नोलॉजी सीखने जाते हैं तो सबसे पहला चीज यही होता है, हमें OSI मॉडल ही फेस करना पड़ता है। स्टडी के अलावा जब हम इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, भले ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, एप्लीकेशन डेवलप करते हो, ऐप डेवलपर एंड टेस्टर, टेस्टिंग का काम करते हो। तो ये OSI मॉडल के कुछ लेयर्स हैं, राइट। वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, टेस्टर टेस्ट करते हैं उसको, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में हो, अगर आप एक नेटवर्क डिजाइन करने के लिए जा रहे हो, तो डिजाइनिंग में भी आपको OSI मॉडल हेल्प करता है एक बेहतरीन, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का नेटवर्क डिजाइन करने। किस तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर अवेलेबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी है, हमारा नेटवर्क रिलायबल है, वहाँ पे रिडंडेंसी है, ये सब चीज हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OSI मॉडल। अगर नेटवर्क के अंदर कोई इशू है तो हमें, अगर OSI मॉडल की अच्छी नॉलेज है, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। हम OSI मॉडल के हेल्प से नेटवर्क की मैनेजमेंट काफी इजी बना सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एज ए नेटवर्क इंजीनियर OSI मॉडल को एक बहुत अच्छे तरीके से सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर जगह हम OSI के बारे में ही बात कर रहे होंगे। जब हम राउटिंग पढ़ रहे होंगे या जब हम स्विचिंग पढ़ रहे होंगे, हर जगह पे पैकेट फ्लो की बात आएगी, और पैकेट फ्लो हम OSI मॉडल के अकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं। OSI मॉडल के अंदर कुछ टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स, डेफिनेटली उस टर्म्स को मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान लैंग्वेज में आपको सिखाऊं और आपको कंप्लीट चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगी। बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और अच्छे से कहीं पे शांति से बैठकर देखना है। एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है ताकि आप अपना नोट्स बना सकें, राइट। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि OSI मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे नेटवर्किंग डोमेन में, राइट। और आप नेटवर्किंग का पहला कोर्स कर रहे हो CCNA, जो कि फर्स्ट स्टेप है एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन। डेफिनेटली इस पूरी कोर्स की जो सिलेबस है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो OSI मॉडल ही। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं OSI मॉडल को। OSI मॉडल क्या है, हम क्यों लेके आए OSI मॉडल को, और ये कैसे काम करता है। ओके, सो टॉपिक इज OSI, राइट। OSI स्टैंड फॉर, O स्टैंड फॉर ओपन, S स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम, S स्टैंड फॉर सिस्टम, एंड I स्टैंड फॉर इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन, तो ओपन का मतलब है ओपन स्टैंडर्ड। ओपन का क्या मतलब है? ओपन स्टैंडर्ड, ओपन स्टैंडर्ड। अब देखो, ओपन स्टैंडर्ड का मतलब कि कोई भी वेंडर इसको यूज कर सकती है, और ये मैंडेटरी है हर वेंडर के लिए कि भाई अगर तुम अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो और अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, तो तुमको OSI मॉडल के अकॉर्डिंग ही अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोसेस है, राइट। किसकी प्रोसेस? किस चीज की प्रोसेस? प्रोसेस विच टेल्स, जो हमें बताता है कि एक कंप्यूटर डेटा को भेजने के लिए कैसे प्रिपेयर करता है उसे, राइट। जैसे दो कंप्यूटर की एग्जांपल लेता हूं, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। अगर कंप्यूटर ए के पास कोई डेटा है और ये भेजना चाहता है कंप्यूटर बी को, तो ये डायरेक्ट नहीं भेज सकता है। डेफिनेटली इस डेटा के साथ हमें एड्रेस लगाना पड़ेगा,
एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो ये जो एड्रेस ऐड करने की बात है ना, ये कौन करते हैं? ये करते हैं आपके ओएसआई। जैसे एग्जांपल के लिए, आप अगर एक लेटर भेजते हो अपने फ्रेंड को, तो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है? एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली हमारी लेटर है, जो हमने लेटर के अंदर लिखा है, राइट। बट क्या ये लेटर हम डायरेक्ट किसी को भेज सकते हैं? तो आंसर इज हम नहीं भेज सकते प्रफुल्ल। इसको हमें एक इन्वेलप के अंदर में डालना पड़ेगा, राइट। और इन्वेलप के ऊपर में हमें सोर्स एड्रेस कि हम कहां से भेज रहे हैं इसको, और डेस्टिनेशन एड्रेस हम कहां पे इसको भेजना चाह रहे हैं, ये दोनों हमें एड्रेस लिखनी पड़ेगी। के बाद ही हम ये लेटर पोस्टमैन को दे सकते हैं, और पोस्टमैन किसी लोकेशन को पहुंचा देगा, है ना। तो उसी तरीके से ये जो डेटा है, ये क्या है? आपका एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने के लिए इस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, राइट। और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना जो प्रोसेस है, राइट, दैट प्रोसेस डिफाइंस बाय ओएसआई। तो देखो, ओएसआई मॉडल को हम 3 पार्ट में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाई, कि हमें ओएसआई मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। फिर समझते हैं व्हाट, कि ओएसआई मॉडल है क्या। और फिर समझते हैं कि हाउ, ये काम कैसे करता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहली बात व्हाई। तो देखो यार, वाई की मैं बात करूं तो आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। जब हम नेटवर्क में कंप्यूटर को कम्युनिकेशन के लिए यूज ही नहीं करते थे। कंप्यूटर का यूज होता था पहले पर्पस इसका गेमिंग, राइट, लाइक एक्सेल वगैरह का डेटाबेस मेंटेन करना, ये सारे काम होती थी कंप्यूटर की। फिर हमने सोचा कि कंप्यूटर से कंप्यूटर कैसे डेटा को एक्सचेंज करवाया जाए। अगर 2 कंप्यूटर हैं, तो 2 कंप्यूटर के बीच में क्या डेटा एक्सचेंज हो सकती है? यस। अगर हो सकती है तो फिर कैसे होगी, राइट। अब 2 कंप्यूटर के बीच में डेटा, आप ऐसे मान सकते हो कि एक कंपनी है जिसमें 10 फ्लोर है बिल्डिंग में। एक एम्प्लॉय पहले फ्लोर पे बैठा हुआ है और दूसरा एम्प्लॉय 10th फ्लोर पे बैठा हुआ है। और कोई फाइल है कंप्यूटर में, जो एम्प्लॉय फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है, उनके कंप्यूटर में एक फाइल है, वो फाइल उनको देना है 10th फ्लोर पे जो बैठे हैं उनको। तो अगर कंप्यूटर के साथ डेटा एक्सचेंज नहीं हो सकता है नेटवर्क के थ्रू, तो फर्स्ट फ्लोर वाले को क्या करना पड़ेगा? डेटा पेन ड्राइव में लेना पड़ेगा, एंड देन 10th फ्लोर पे जाके पेन ड्राइव देना पड़ेगा दूसरे एम्प्लॉय को। दूसरा एम्प्लॉय पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में डेटा कॉपी कर सकते। अगर दोनों कंप्यूटर 10th फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर आपस में नेटवर्क के हेल्प से कनेक्टेड हैं, तो कहीं नहीं जाना है किसी को, ये यहीं से डायरेक्ट इस कंप्यूटर में डेटा क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ये क्या हो गया? नेटवर्क। जैसा कि आपने को मैंने डिफिनीशन बताया था नेटवर्क का, कि मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। तो ये नेटवर्क के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा एक्सचेंज। तो जब बात आई ना कि भाई डेटा के कंप्यूटर के बीच में डेटा एक्सचेंज किया कैसे जाए, तो सब वेंडर अपनी अपनी प्रोसेस, अपनी हार्डवेयर और अपनी सॉफ्टवेयर उस तरीके से बनाना शुरू कर दी। अब एक एग्जांपल के लिए डेल, एक डेल कंपनी है। ये डेल कंपनी ने क्या किए? अपने कंप्यूटर, अपने हार्डवेयर बनाए 2, राइट। अपनी सॉफ्टवेयर बनाई कंप्यूटर के ऊपर में। दोनों कंप्यूटर के उन्होंने कनेक्ट किया आपस में किसी केबल के साथ, और फिर यहां से कोई डेटा यहां पे भेजा, फिर यहां से डेटा यहां पे भेजा, राइट। और देखा कि हम अब 2 कंप्यूटर के बीच में डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी मार्केटिंग करी कि भैया मैं तो कम्युनिकेशन करवा लिया 2 कंप्यूटर और मल्टीपल कंप्यूटर के बीच में। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी है, तो आपके एम्प्लॉय हैं, आप मेरे से 100 कंप्यूटर परचेज करो, और सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहेंगे, और वो सारे कंप्यूटर एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा। इशू क्या थी? इशू ये है यहाँ पे कि जो डेल अपना हार्डवेयर किस तरीके से बनाया, अपना सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाया, वो क्या था? वेंडर स्पेसिफिक था, राइट। वो डेल के डिवाइस पे ही चलता। अब इसी तरीके से दूसरी कंपनी थी यहाँ पे एचपी, वो भी 2 कंप्यूटर लिए, 2 कंप्यूटर बनाए, हार्डवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, और दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज करवाए, और उनका भी काम बन गया। सक्सेसफुली डेटा एक्सचेंज हो रहे थे, राइट। तो एचपी के पास अपना प्रोसेस, अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर,
डेल के पास अपना हार्डवेयर, अपना प्रोसेस, अपना सॉफ्टवेयर, राइट। दोनों कंपनी की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही थी। बट क्या डेल की डिवाइस एचपी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है? क्या डेटा एक्सचेंज कर सकती है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या हो रही थी कि दो वेंडर, डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। रीजन कि दोनों की प्रोटोकॉल, दोनों की प्रोसेस, दोनों की हार्डवेयर, दोनों की सॉफ्टवेयर डिफरेंट, राइट। तो अब हमें तो करना था पूरे दुनिया को कनेक्ट आपस में। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि पूरी पूरी की पूरी दुनिया, तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि पूरी की पूरी दुनिया एक ही वेंडर का डिवाइस यूज करे? या तो वो डेल का यूज करे या फिर वो एचपी का करे। भाई अगर डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस है तो डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस तो आपस में कम्युनिकेट करेगी नहीं। अगर सेम वेंडर की डिवाइस है तो कर सकती है। तो अगर कोई कंपनी है, मान लो XYZ, XYZ, तो XYZ कंपनी के पास 100 एम्प्लॉयज है। तो उन 100 एम्प्लॉयज के लिए डिवाइस चाहिए। ये कंपनी क्या कर सकती है? ये कंपनी 100 डेल की डिवाइसेस परचेज कर सकती है और सारे एम्प्लॉयज की डिवाइस आपस में कनेक्ट कर सकती है। वहीं पर दूसरी कंपनी है ABC। ये कंपनी HP की डिवाइस परचेज कर ली और अपने 100 एम्प्लॉयज को दे दिए और उनके सारे एम्प्लॉयज आपस में डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं, करेक्ट। बट क्या डेल की एम्प्लॉय HP की एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगेन आंसर इज नो, राइट। बट हमें तो इंटरनेट के थ्रू सबको कनेक्ट करना था आपस में, पूरी दुनिया को। तो ये प्रोसेस तो चलेगा नहीं। वेंडर स्पेसिफिक प्रोसेस, ये क्या है? वेंडर स्पेसिफिक, वेंडर का अपना प्रोटोकॉल है, अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर, अपनी प्रोसेस फॉर द कम्युनिकेशन, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था ताकि प्रोसेस प्रोटोकॉल को हम क्या कर सके? कॉमन कर सके, राइट। सो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉमन प्रोसेस बनाया, एक कॉमन प्रोसेस बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने OSI, जिसका नाम दिया उन्होंने OSI। ये प्रोसेस के अंदर भी सेम ही चीज होती है कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, फाइन। अब ये कॉमन प्रोसेस क्या किया ISO ने? सारे वेंडर, जितनी भी वेंडर कंपनी है उन सारी वेंडर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। भैया चाहे तुम डेल हो, चाहे तुम HP हो, चाहे तुम कोई भी कंपनी हो, जूनिपर हो, तुम सिस्को हो, तुम पालो अल्टो हो, तुम चेक पॉइंट हो, तुम 14 हो, कोई भी हो, राइट। सारे कंपनी को ये ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट बनाए अपने कॉमन प्रोसेस का ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर में उन्होंने सारा डिफाइन किया अपना प्रोसेस कि भाई इस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए। एंड उसके बाद ISO ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस ब्लूप्रिंट को सारे वेंडर के साथ, राइट। डेल हो या HP हो या सिस्को हो या जूनिपर हो, राइट। अब भाई अगर तुम अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो तुमको अपनी हार्डवेयर और अपनी सॉफ्टवेयर इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो अब डेल भी जो नई डिवाइस बना रही है वो किसके अकॉर्डिंग बना रही है? OSI के अकॉर्डिंग। HP भी जो प्रोसेस अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना रही है किसके अकॉर्डिंग बना रही है? OSI के अकॉर्डिंग। तो हो गया दोनों की कॉमन प्रोसेस, यस। क्या अब दोनों वेंडर की डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती है? यस कर सकती है। प्रोसेस कॉमन, प्रोटोकॉल कॉमन, हार्डवेयर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉमन, पोर्ट कॉमन, केबल कॉमन, सब कुछ कॉमन, तो कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, राइट। तो आशा करता हूं कि आपको वाई क्लियर हो गया होगा कि वाई वी कम अप विथ OSI मॉडल। तो वी कम अप विथ OSI मॉडल टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन different vendor devices. Before OSI model, different vendor devices was not able to communicate with each other. सारे वेंडर की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती थी बट बिटवीन द वेंडर डिवाइसेस कम्युनिकेशन नहीं थी, राइट। तो
एक आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉमन प्रोसेस बनाया, उसकी ब्लूप्रिंट रेडी किए और सारे वेंडर डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भाई तुम भी अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके अकॉर्डिंग बनाओ, ताकि हम पूरी दुनिया को आपस में क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। ये पॉसिबल नहीं था ना भाई कि सारे के सारे दुनिया के लोग, जितने भी लोग हैं, सब किसी एक ही वेंडर की डिवाइसेस परचेज करें। तो हम डिवाइस अपने कॉस्ट, राइट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। किसी को एचपी पसंद है, किसी को डेल पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है ना। तो इस तरीके से अभी भी आप देखते होंगे कि जो जिस टाइप के पोर्ट हमें डेल और एचपी डिवाइसेस के ऊपर मिलती है, उतनी पोर्ट, उस टाइप के पोर्ट हमें एप्पल के लैपटॉप में नहीं मिलता है, राइट। तो मान लीजिए कि एक मेरे पास क्या है, डेल का कंप्यूटर, और एक मेरे पास क्या है, एप्पल का कंप्यूटर। एक मेरे पास इथरनेट केबल है इस दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, इस दोनों डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इथरनेट पोर्ट RJ45 कनेक्टर वाले पोर्ट तो अवेलेबल है, बट एप्पल के लैपटॉप में अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं इथरनेट केबल से? नहीं कर सकते हैं भैया। तो क्या ये कर सकता है आपस में कम्युनिकेट? नहीं कर सकता है भैया। फिर हमें यहाँ पे कोई कनेक्टर यूज करना पड़ेगा, कन्वर्टर, राइट, या फिर हम इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो मोटा मोटी बात ये हुआ ओएसआई का कि भाई एक कॉमन प्रोसेस बना के सारे वेंडर को देना, और अगर उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाता है तो कम्युनिकेशन डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस के बीच में। अब बात करते हैं ओएसआई मॉडल की। ओएसआई देखो, अब ये तो एक क्या है, प्रोसेस है कम्युनिकेशन के लिए कि किस तरीके से दो और दो से ज्यादा डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेगा। बट इस प्रोसेस को, अगर ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है, तो क्या हम किसी को समझा सकते हैं? कोई अगर नया बंदा नेटवर्किंग डोमेन में आना चाहता है तो क्या हम उसको नेटवर्किंग सिखा सकते हैं? क्या हम किसी को बता सकते हैं कि डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करता है? बता तो सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है तो डिफिकल्ट होगा बताना, राइट। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट प्रोसेस को डिवाइड कर दिए मल्टीपल पार्ट में। हम डिवाइड किसी भी चीज को क्यों करते हैं? उसको इजी बनाने के लिए। जैसे एक मोटी बुक है 1000 पेज की, अगर उस बुक में चैप्टर नहीं है, यूनिट नहीं है, तो उसको पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अगर उसमें बुक में यूनिट वाइज हमने उसको डिवाइड कर दिया, राइट, 4-4 पेज का एक यूनिट बना दिया, तो पढ़ने वालों के लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो हम डिवाइड किसी भी चीज को इसीलिए करते हैं, उसको आसान बनाने के लिए। इसी तरीके से ओएसआई की जो प्रोसेस है वो टफ है, राइट, बहुत कुछ होता है। जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है, राइट, तो इन दोनों के बीच में बहुत कुछ होता है, राइट, बहुत कुछ होता है। तो वो सारे कुछ को इजी तरीके से समझना और समझाना कैसे हो सकता है, उसको डिवाइड करके हो सकता है। तो इसीलिए हमने कंप्लीट प्रोसेस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में। 7 पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ओएसआई मॉडल एक प्रोसेस है जो कि आपको बताएगा कि भाई एक कंप्यूटर डेटा को कैसे आउट करता है। मतलब एक बड़ा सा कंप्यूटर बनाता हूं मैं, इस कंप्यूटर के अंदर में क्या होगी, मदरबोर्ड, होगी। इस कंप्यूटर के अंदर में चिप होगी, मेमोरी होगी, रैम रोम, राइट। उसके बाद कुछ पोर्ट्स होंगे यहाँ पे, यही सब तो होगा। तो ये कंप्यूटर अगर कोई डेटा जनरेट करता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट डेटा को भेज नहीं सकते हैं कंप्यूटर। इस डेटा को यही नहीं पता है कि भाई इसको जाना कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए, राइट। और ये एड्रेस कैसे ऐड होगा, इसके साथ एक कॉमन टास्क होगा, परफॉर्म होगा कोई कॉमन टास्क। दैट टास्क इज कॉल्ड ओएसआई मॉडल। जैसे एग्जांपल के लिए, हम घर से जब निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो आप देखते होंगे कि घर से निकलने से पहले हम ड्रेसिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, हम बात करते हैं, लंच लेते हैं, राइट, ब्रेकफास्ट लेते हैं, कार की की लेते हैं, उसके बाद घर को छोड़ते हैं। तो ये हमारा रूटीन है कि भाई जब भी हम ऑफिस के लिए निकलेंगे तो ये काम तो करेंगे ही करेंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर पे जब भी कोई कंप्यूटर डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा,
तो कुछ टास्क मैंडेटरी है जो कंप्यूटर करेगा ही करेगा, राइट। और उसी टास्क को हम क्या बोलते हैं, ओएसआई मॉडल। तो आप कह सकते हो कि ओएसआई मॉडल एक प्रोसेस है जो हमें बताता है कि एक कंप्यूटर से डेटा आउट कैसे होगा, मतलब बाहर कैसे निकलेगा, और जब कोई कंप्यूटर उसको रिसीव करेगा तो किस तरीके से वो इसको प्रोसेस करेगा, मतलब इंटर कैसे करेगा, किसी कंप्यूटर से डेटा बाहर कैसे जाएगा और किसी कंप्यूटर में डेटा अंदर कैसे जाएगा, सेंडर मशीन पे कैसे डेटा बाहर निकलेगा और रिसीवर मशीन पे कैसे डेटा अंदर कंप्यूटर के जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओएसआई मॉडल, राइट। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि दो कंप्यूटर 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 ए कंप्यूटर बी, और आपका ये मोबाइल ही मान लो, मोबाइल 1 मोबाइल 2, ये आपका मोबाइल है या आपके दोस्त का मोबाइल है। ये दोनों मोबाइल कनेक्टेड कैसे हैं, तो आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो, आप भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और आपका जो फ्रेंड है उसका भी मोबाइल क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, और दोनों इंटरनेट भी आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर आप यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन करते हो, अपना व्हाट्सअप खोला, व्हाट्सअप में आपका फ्रेंड का नंबर सेव है, अपने फ्रेंड के नंबर पे गए और वहां पे लिखे हाय, हाय आपने लिखा। अब आप देखते होगे कि भाई कुछ ही सेकंड में, तो 1 सेकंड से भी नहीं लगता है, उसके अंदर ही डेटा मेरे कंप्यूटर से परफुल मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर पे चला जाता है। क्या इतने जल्दी में इतने सारे काम होगा कंप्यूटर के ऊपर? तो हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, ये इतने फ्रीक्वेंटली, इतने कम टाइम में इतने ज्यादा टास्क यहाँ पे होगा आपके मोबाइल के ऊपर में, जो कि आप आने वाले टाइम में अभी आगे समझोगे कि क्या क्या चीजें होगी। जैसे आपने हाई लिखा, तो आपका एक्चुअल डेटा तो क्या है, हाई है। इसके साथ में आपके मशीन को ये भी इसमें ऐड करना है कि इसको भेजना कहाँ पे है, राइट। इसको ये ऐड करना है सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसको ऐड करना है सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इसको ये भी ऐड करना है कि भाई ये व्हाट्सएप का कोई मैसेज है, राइट। फिर ये अपने इस पोर्ट के से इस डेटा को बाहर भेजेगा, इस पोर्ट से डेटा को बाहर भेजेगा, फिर ये इंटरनेट रिसीव करेगा, और इंटरनेट के ऊपर तो कितने लाखों के लाखों डिवाइसेस होंगे, वो सारे डिवाइस रिसीव करेंगे, उसको चेक करेंगे कि इसको कहाँ जाना है, फिर पैकेट को खोल के देखेंगे, चेक करेंगे एड्रेस, और फिर आगे भेजेंगे, फिर दूसरा डिवाइस वैसे ही, फिर तीसरा डिवाइस वैसे ही, राइट। तो ऐसे करके हमारा डेटा जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। एक व्हाट्सएप का हाई मैसेज लाखों डिवाइस क्रॉस करके, और सारे डिवाइस मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के बाद आपके डेटा को आगे भेजता है। अब ये देखो कि इतने सारे काम कितने कम टाइम में होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मल्टीपल पार्ट में, ताकि समझना और समझाना आसान हो। ओके, तो बात करते हैं हम 7 पार्ट की, कि कौन कौन सी पार्ट है वो प्रफुल्ल। तो ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स, पहला लेयर्स का नाम है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, जो कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर पाता है। जैसे आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे हाई लिखते हो, तो आपको हाई लिखने के लिए कोई इंटरफेस तो चाहिए जहां पे आप हाई लिखोगे। तो आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, व्हाट्सएप में आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड में गए, उसके बाद हमने हाई लिखा और फिर भेज दिया, करेक्ट। तो व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है जो कि यूजर आपको एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करवाता है। उसके बाद भी हम जब अपने व्हाट्सएप पे किसी को हाई लिख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से हाई आपके फ्रेंड के कंप्यूटर पे नहीं जा रहा है। पहले आपका हाई कहाँ पे जा रहा है, व्हाट्सएप के सर्वर पे जा रहा है, फिर सर्वर से कहाँ पे जा रहा है, आपके फ्रेंड के मोबाइल पे जा रहा है। समझ रहे हो? तो एप्लीकेशन एक इंटरफेस है जो कि यूजर को इंटरेक्ट करवाता है एक्चुअल सर्विस से, जो हम मैसेजिंग सर्विस बोल सकते हैं। मैसेज करने को, हम फाइल भेज सकते हैं, तो फाइल भेजने के लिए भी मुझे एक इंटरफेस चाहिए। हम गूगल का वेब पेज अगर ओपन करना चाहते हैं, फेसबुक ओपन करना चाहते हैं, तो फिर हमें एक ब्राउजर चाहिए जहां पे हम फेसबुक ओपन करें। तो ये ब्राउजर, व्हाट्सअप, लाइक आपके जीमेल, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन है। और कहाँ पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर, ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पे। फिर दूसरा लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन
लेयर, राइट। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को इनक्रिप्ट कर देना। आपने व्हाट्सएप पे हाई लिखा किसी को, या आपने गर्लफ्रेंड को सपोज करिए कि आप आई लव यू लिख रहे हो, तो आप चाहोगे कि कोई भी आपका मैसेज पढ़ ले, जो आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन है, राइट। आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहे हो, जीएफ को भेज रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि कोई इसको पढ़ सके। तो क्या करते हैं ना, मशीन डेटा को भेजने से पहले आपकी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देती है। इनक्रिप्ट कर देने का मतलब कि चेंज कर देती है आपकी टेक्स्ट को। आई लव यू को कन्वर्ट कर देगा, मान लो हैच एट द रेट एंड कुछ भी ऐसे लगा दिया 1 2 3, राइट। और वो फिर रिसीवर मशीन उसको क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, हैच एट द रेट जो भी था उसको आई लव यू में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और कभी कभी आपके बड़े साइज को डेटा को छोटा करना, कॉम्प्रेस करना। जैसे आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेजते हो लेकिन आपके पास एरर आ जाता है कि व्हाट्सएप तो हमें 10 MB तक की फाइल भेजने के लिए अलाउ करती है, तो इस फाइल की साइज तो है 20 MB, तो क्या हम भेज सकते हैं इसको? हाँ भेज सकते हैं। कॉम्प्रेस कर लो, पहले डेटा को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, फिर भेज दिया, और फिर हमारा फ्रेंड जब उसको रिसीव करेगा तो वो डीकॉम्प्रेस कर देगा उसको, राइट। तो कॉम्प्रेशन, डीकॉम्प्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, राइट। इन सारे कामों के लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है। देन थर्ड लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर, सेशन लेयर का काम होता है सेशन क्रिएट करके रखना। देखो, अब आपने अपने लैपटॉप से में ब्राउजर ओपन किया और ब्राउजर के ऊपर में लिख दिया www.facebook.com। आपका लैपटॉप ने एक फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया और उस रिक्वेस्ट मैसेज को भेज दिया फेसबुक सर्वर पे, राइट। आपके लैपटॉप को पता चला कि भाई ये आईपी एड्रेस है फेसबुक सर्वर का, तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को भेजना है, उसने भेज दिया। क्या आपका लैपटॉप रिप्लाई के लिए हमेशा वेट करता रहेगा लाइफ टाइम? नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। कभी कभी आप देखते होगे कि सेशन टाइम आउट की एरर आती है। तो सेशन टाइम आउट एरर में क्या होता है कि हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि भाई इतने टाइम तक हमें रिप्लाई मिल जाएगी फेसबुक सर्वर से, बट हमें उस टाइम तक रिप्लाई नहीं मिला, तो एरर दे दिया। वो क्या? टाइम आउट का एरर दे दिया, राइट। तो सेशन लेयर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेशन लेयर, जब भी हमारा मशीन कोई डेटा किसी दूसरे मशीन को भेजता है तो एक सेशन क्रिएट कर लेता है, राइट। और जो भी उसकी सेशन टाइम आउट है उतने देर वेट करती है रिप्लाई के लिए। उतने देर में अगर रिप्लाई आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सेशन टर्मिनेट कर देता है, फिर से आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, ऐसा, राइट। तो सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करता है डेटा भेजने टाइम में। जब आपका मशीन किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो उस टाइम में सेशन को मेंटेन करके रखता है, और जब कम्युनिकेशन पूरी खत्म हो जाती है तो फिर सेशन को टर्मिनेट करता है, राइट। तो सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द सेशन, ओके। एंड देन ये जो 3 लेयर है ना ओएसआई के, इसको हम अपर लेयर भी बोलते हैं, अपर लेयर। और इस लेयर पे काम कौन करता है? इस लेयर पे काम करते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेस्टर हो सकते हैं, जिनका काम है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना, एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना। तो ये लोग इन लेयर पे काम करते हैं। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपका काम स्टार्ट होता है इसके नीचे से, बट कभी कभी आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के साथ भी आप हिलोगे। जैसे इस लेयर के ऊपर में बहुत सारे सर्विसेज है, राइट। हम आने वाले टाइम में उन सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। तो उस प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना, अलाउ करना, ये भी काम नेटवर्क इंजीनियर का होता है। इसीलिए हम बेसिक ओवरव्यू देखेंगे इन लेयर के भी, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम देखेंगे। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल है, कौन कौन सी सर्विसेज है एप्लीकेशन लेयर पे जो नेटवर्क इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नेटवर्क इंजीनियर को पढ़ना है, ओके। डन। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर का काम। तो पहला फोर्थ लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन। तो देखो, आपका मशीन कोई डेटा जनरेट किया फेसबुक सर्वर के लिए, facebook.com के लिए, या फिर google.com के लिए, या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, राइट। या आपका मशीन किसी अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे हाई लिख रहा है तो उसका डेटा जनरेट किया, या आपका मशीन किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट किया। तो आपकी मशीन मल्टीपल टाइप्स के डेटा जनरेट कर रहा है, राइट। कभी ये HTTP डेटा हो सकता है, कोई फेसबुक का डेटा हो सकता है, या वीडियो कॉल हो सकता है, या कोई फाइल भेज रहा है वो हो सकता है, कोई मेल भेज रहा है वो डेटा हो सकता है। तो बहुत तरीके की डेटा है। अब उन डेटा को आइडेंटिफाई कैसे करेगा मशीन कि भाई ये किस टाइप का डेटा है और किसके लिए है? तो इसके लिए क्या मैंने बताया आपको, एड्रेस। एड्रेस बताता है कि भाई किस डिवाइस के लिए है। तो एड्रेस तो ये बता दिया कि भाई मान लो कि एक सर्वर है इंटरनेट के ऊपर में, ये सर्वर के ऊपर में फेसबुक भी है चल रहा, फेसबुक की कुछ अकाउंट बने हुए हैं, और जो है सो यहाँ पे जीमेल सर्विसेज भी चल रहा है, जीमेल, ईमेल, राइट। तो जब ये सर्वर कोई डेटा रिसीव करेगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये फेसबुक के लिए है या ये जीमेल का डेटा है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द सर्विस, ओके। और यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो आपको मास्टरी करना है, TCP एंड UDP, जो आपको मास्टरी करना है, मास्टरी, सब कुछ रट जाना है इसके बारे में। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे TCP UDP देखेंगे उस टाइम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लोअर जो उसके नीचे की लेयर है वो है आपका नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, राइट। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है एक्चुअली IP एड्रेस ऐड करना। आपका मशीन डेटा जनरेट किया, डेटा जनरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ने उसको नीचे भेज दिया प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर उसको इनक्रिप्ट कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, फिर नीचे भेज दिया सेशन लेयर ने उसको सेशन बना लिया और फिर नीचे भेज दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर कुछ ऐसा ऐड कर देगा ताकि सर्विस आइडेंटिफाई हो जाए, राइट। ये वहां पे ऐड कर देगा या तो भाई HTTP या टेलनेट, कोई भी जो भी डेटा है XYZ, आप समझ जाओगे अभी आने वाले टाइम में अगर नहीं पता है तो। तो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ऐड करता है। सोर्स पोर्ट ही नंबर होते हैं ना, जिससे हम एप्लीकेशन लेयर की सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं। एप्लीकेशन लेयर सर्विस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सोर्स पोर्ट नंबर से। और ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर ऐड करता है। देन वो हैंड ओवर कर देगा लोअर लेयर नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ऐड कर देगा सिंपली उसके साथ IP एड्रेस, सोर्स IP एड्रेस कि भाई मेरा IP एड्रेस क्या है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस कि इसको भेजना कहाँ पे है, राइट। फेसबुक सर्वर का IP एड्रेस, या गूगल सर्वर का IP एड्रेस, यूट्यूब सर्वर का IP एड्रेस, ओके। एंड देन नेटवर्क लेयर उसको हैंड ओवर कर देगा लोअर लेयर को, जो कि है डेटा लिंक लेयर, लेयर 2, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम है? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक ऐड करना। अब आपको अभी हो सकता है कि ना पता हो कि भाई मैक एड्रेस क्या होती है, तो हम बहुत जल्दी एड्रेस भी स्टार्ट करेंगे जहां पे हम सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डिवाइसेस इन नेटवर्क। तो नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए दो टाइप के एड्रेस यूज होता है, एक IP एड्रेस और दूसरा मैक एड्रेस, ओके। तो IP एड्रेस तो नेटवर्क लेयर ऐड करता है और मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर ऐड करता है। एंड देन ये हैंड ओवर कर देगा लोअर लेयर को, फिजिकल लेयर को, फिजिकल लेयर। एंड फिजिकल लेयर जो है आपके वो रिस्पॉन्सिबल है डेटा को भेजने के लिए लिंक के ऊपर, राइट। अब लिंक आपका वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है, वायर हो सकते हैं या वायरलेस हो सकते हैं। तो फिजिकल लेयर एक्चुअली हमारे डेटा को बाहर भेजता है कंप्यूटर से, और ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कि डेटा कंप्यूटर से कैसे बाहर निकलता है। डिटेल में हम इसको कैसे काम करता है और इन सारे लेयर्स को अगले वीडियो में समझने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 में। तो आशा करता हूं कि आपको OSI मॉडल क्लियर हो गया होगा कि OSI मॉडल क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं OSI मॉडल का, ओके, क्यों OSI मॉडल जरूरत पड़ी, एंड डिवाइड क्यों हमने इसको 7 पार्ट में डिवाइड क्यों किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, कंसर्न, कुछ भी अगर आपको पूछना है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिख दीजिए,
जो भी आपका डाउट है। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम आगे का वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन